नमस्कार, मैं रवीश कुमार। नए लोकपाल जस्टिस एएम खानविलकर की चर्चा हो रही है। सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए जस्टिस खानविलकर के पुराने फैसलों का हवाला दिया जा रहा है, यह कहते हुए कि उनके कुछ फैसलों ने मोदी सरकार को बड़ी राहत दी, नागरिक अधिकारों को कमजोर किया। लोकपाल की नियुक्ति अकेले सरकार नहीं करती है। जिस कमेटी से नियुक्ति मंजूर की जाती है उसमें नेता विपक्ष होते हैं, चीफ जस्टिस भी होते हैं। जस्टिस खानविलकर के कुछ फैसलों की समीक्षा सवालों और संदेहों की गली में ले जाती है। जहां मोदी सरकार के दौर में ऐसी कई नियुक्तियों को इनाम के रूप में देखा जाता है, संदेह किया जाता है। रिटायरमेंट के बाद नियुक्त हुए जजों के कई फैसलों की इस आधार पर समीक्षा की जाने लगती है। जस्टिस खानविलकर के इन फैसलों का संबंध नियुक्ति से है या नहीं, हमारे लिए कहना बहुत मुश्किल है, मगर उनके कुछ फैसलों पर बात जरूर हो सकती है। जैसे ईडी की शक्तियों को चुनौती देने वाली याचिका पर उनके फैसले से ईडी को घातक बना दिया गया। आज वही ईडी केवल विपक्षी दलों के नेताओं, विधायकों और उनके करीबियों के पीछे भाग रही है। इस एक जांच एजेंसी की इतनी दहशत हो गई है कि इसके कारण भारत के राजनीतिक दल भीतर से भरभरा गए हैं। रिटायरमेंट के बाद तमाम पदों पर जजों की नियुक्ति को संदेह से देखने की परंपरा बीजेपी में भी रही है और कई नेता तो आज भी मंत्री हैं। 2012 में नितिन गडकरी ने कहा था कि जजों के रिटायर होने के 2 साल के बाद ही पद दिए जाने चाहिए, नहीं तो सरकारें परोक्ष या अपरोक्ष रूप से अदालतों पर प्रभाव डालने की कोशिश कर सकती हैं। नितिन गडकरी मोदी सरकार में मंत्री हैं। इस बयान में गडकरी ने यह भी कहा है कि मैं पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के लिए तो पहले से तय होता है कि किसे कौन से आयोग का अध्यक्ष बनाया जाएगा। 2013 में विपक्ष में रहते हुए अरुण जेटली ने कहा था कि रिटायरमेंट के बाद जब कोई जज पद स्वीकार करता है तो उसके पहले के फैसलों को लेकर संदेह होता है। जेटली अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने मोदी सरकार में रक्षा मंत्री से लेकर वित्त मंत्री तक कई पदों को संभाला। 9 सितंबर 2013 को उस समय विपक्ष के नेता होते हुए पीयूष गोयल ने जेटली के उस राज्यसभा बयान का एक हिस्सा कोट करते हुए ट्वीट किया था कि जिसका मतलब यह है कि रिटायरमेंट के बाद पद मिलने की लालसा रिटायरमेंट के पहले के फैसले पर असर डालती है। पीयूष गोयल भी मोदी सरकार में महत्वपूर्ण मंत्री हैं। आज अगर अरुण जेटली जीवित होते, पीयूष गोयल और नितिन गडकरी विपक्ष में होते तो जस्टिस खानविलकर को लोकपाल बनाए जाने पर क्या कहते? मोदी सरकार के 3 मंत्रियों की यही राय रही है, यानी बीजेपी की राय रही है कि रिटायरमेंट के बाद या तुरंत बाद जजों को पद नहीं लेना चाहिए। लेकिन आज इनमें से 2 मंत्री क्या अपनी इस बात को दोहराना चाहेंगे? बार एंड बेंच का एक सर्वे है, यह सर्वे जुलाई 2023 का है। इसमें कहा गया है कि 2018 से 23 के बीच सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होने वाले 21% जजों को कोई ना कोई पद मिला है और यह परिपाटी सुप्रीम कोर्ट तक सीमित नहीं है, निचली अदालतों तक भी पहुंच गई है। हाल ही में जस्टिस ए.के. विश्वेश ने अपने कार्यकाल के आखिरी दिन हिंदुओं को ज्ञानवापी मामले में तहखाने का एक्सेस दे दिया। अब उन्हें लखनऊ के डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। 2021 में जस्टिस सुरेंद्र कुमार यादव को उप लोकायुक्त के रूप में नियुक्त कर दिया गया। उसके 1 साल पहले उन्होंने बाबरी विध्वंस मामले में 32 लोगों को बरी करने के आदेश दिए थे। क्या इन नियुक्तियों पर पीयूष गोयल, नितिन गडकरी और बीजेपी को अब संदेह नहीं होता? उन्हें अपने पुराने बयान याद ही नहीं आते? सितंबर 2023 में रिटायरमेंट के बाद जजों को 2 साल तक सरकार द्वारा नियुक्ति ना मिले, इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन ने याचिका दायर की। जस्टिस एस.के. कौल ने याचिका में जस्टिस एस. अब्दुल नजीर के विशेष उल्लेख पर आपत्ति जताई और कहा कि इस मुद्दे पर सरकार को कानून बनाने दीजिए, हम कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ये कहते हुए उस याचिका को रद्द कर दिया गया। तो सरकार से कोर्ट, कोर्ट से सरकार के बीच
आवाजाही के रास्ते सुगम बनते जा रहे हैं और इसे लेकर संदेह और सवाल उठाए जा रहे हैं। 2014 में सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार ने इस प्रवृत्ति पर रोक नहीं लगाई। पहले होता था कि नाम पर आज जो हो रहा है क्या उसे सही मान लिया जाए, अगर नहीं तो क्या यह माना जाए कि उसने इसके सहारे बड़ा लाभ उठाने का मौका देखा। सरकार ने ऐसा जो आज तक कोई नहीं कर सका। ऐसे कई जजों के नाम सामने आए हैं जिनके फैसलों को सरकार के पक्ष में देखा गया। कहा जाता रहा है कि उन्होंने रिटायरमेंट से 2 दिन पहले, सप्ताह भर पहले, महीना भर पहले फैसले लिए और उसका इनाम मिला। इसी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस अजय मानिकराव खानविलकर को लोकपाल बना दिया गया है। उन्होंने भी रिटायरमेंट से 2 दिन पहले ईडी के मामले में एक बहुत बड़ा फैसला दिया। हम आज के वीडियो में इन्हीं सब प्रश्नों और प्रसंगों की बात कर रहे हैं। जस्टिस खानविलकर के फैसले ने ईडी की शक्तियों का असीम विस्तार कर दिया और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के प्रावधानों को संवैधानिक रूप से सही ठहराया। पीएमएलए को लेकर उन्होंने अपना फैसला रिटायरमेंट से 2 दिन पहले दिया। इस फैसले के कारण ईडी को एक तरह से बेलगाम छूट मिल गई। इसके तहत ईडी को एफआईआर की तरह हर किसी को एनफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट ईसीआईआर देने की जरूरत नहीं रही। ये काफी होगा कि ईडी गिरफ्तारी के वक्त गिरफ्तारी का कारण बता दे। फैसले में यह भी कहा गया कि जो आरोप लगेंगे उसे गलत साबित करने का काम आरोपी का होगा। सोचिए, आप गिरफ्तार कर लिए गए हैं, बताया नहीं जा रहा किस लिए गिरफ्तार किए गए हैं। ट्विटर पर पत्रकार सौरभ दास ने लिखा है, खानविलकर के फैसले से यह हुआ कि इस मामले में जमानत मिलनी मुश्किल हो गई। नागरिकों की स्वतंत्रता और मौलिक अधिकार पर भयंकर असर पड़ा। यह फैसला इतना बुरा था कि 1 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस एनवी रमना ने फैसला दिया कि इन 2 फैसलों की समीक्षा बहुत जरूरी है। 18 महीने हो गए इसकी समीक्षा याचिका पर कोई सुनवाई नहीं हुई है, सौरभ दास ने ट्वीट किया है। इन 18 महीनों में ईडी ने विपक्ष के कितने नेताओं को शिकार बना लिया। कितने ही नेता इसके डर से भागकर अपनी पार्टी तोड़कर बीजेपी में आ गए, इसकी गिनती नहीं। इसलिए गिनती नहीं है क्योंकि हम कुछ मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक या सांसद का नाम तो जानते हैं, मगर किसी को यह पता नहीं कि जिला स्तर पर कार्यकर्ता से लेकर कितने प्रभावशाली लोगों ने इसके खौफ के कारण अपनी पार्टी छोड़ दी, बीजेपी में आ गए। जमीन पर विपक्ष कितना खाली और कमजोर हो गया। विपक्ष को ऊपर से नीचे तक खाली और खोखला कर दिया जा रहा है, जिसे लेकर ईडी पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। इतने महत्वपूर्ण फैसले पर 18 महीने से सुनवाई नहीं हुई, क्या यह चिंता की बात नहीं? आज कितने ही नेता महीनों से जेल में हैं, सारे के सारे विपक्ष के हैं। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया 1 साल से जेल में हैं। सत्येंद्र जैन तो मनीष से भी पहले से जेल में बंद हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल में हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी की तरफ से 7 बार समन आ चुके हैं। उन पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। इस ईडी की गिरफ्त में बीजेपी के नेताओं, उनके करीबियों और फाइनेंसर के नाम नहीं मिलेंगे, बल्कि छापे के बाद अपना दल, अपनी पार्टी छोड़कर बीजेपी जाने वाले कई नेताओं के ही नाम मिलेंगे। ईडी को लेकर फैसला देने वाली बेंच में जस्टिस खानविलकर अकेले नहीं थे, उनके साथ जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस सीटी कुमार भी थे। हाल ही में कैंपेन फॉर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म्स के एक सम्मेलन में मशहूर वकील मिहिर देसाई ने जस्टिस खानविलकर के इस फैसले पर जो टिप्पणी की है उसे आप नागरिकों को ध्यान से सुनना चाहिए। मिहिर देसाई ने कहा है कि जांच में गड़बड़ियां होती हैं और यह बात सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कही है। किसी राजनेता को अभी तक सजा नहीं हुई। जिसने भी जांच में घपला किया है उसे भी सजा नहीं हुई। क्यों नहीं किसी को गलत आरोपों में गिरफ्तार करने, गलत जांच करने के आरोप में जेल भेजा गया है, जबकि कई फैसलों में सुप्रीम कोर्ट ने जांच में घपले की बात खुद कही है। What does the Supreme Court
led by Justice Khanwilkar does? First of all, any whistleblowers or civil society activists who are trying to help people, who with total boldness approach the court for years together, use the legal mechanism to bring justice to the people who are either tribals or who have been, who have been victims of communal riots. What does the Supreme Court do? Send Teesta Satalwar to jail? Send Himanshu. Himanshu was here somewhere. I don't know where he is. Is there? He was there. He is gone out. I think he doesn't want to be part of this. Send Himanshu to jail. Boldly, of course, Himanshu says, I am not going to go to hell. I am not going to pay the fine. That's the kind of bold people we have with us. But these are the people who should be celebrated by Supreme Court. Instead, the Supreme Court says, send him to jail. I mean, what have we come? What kind of civil liberty protection will get? जस्टिस खानविलकर की बेंच के इस फैसले ने भारत की राजनीति का चेहरा बदल दिया। भारत को करीब करीब विपक्षहीन बनाता जा रहा है। विपक्ष की बेंच से नेता भागे चले जा रहे हैं, बीजेपी में जा रहे हैं, अपनी पार्टी तोड़ दे रहे हैं, अपनी सदस्यता गंवा दे रहे हैं, अपनी सरकार गिरा दे रहे हैं। बीजेपी की तरफ जाते ही ईडी उनके घरों का रास्ता भूल जाती है। जस्टिस खानविलकर की बेंच ने आधार एक्ट को संवैधानिक माना था। 2002 के दंगों की जांच के लिए जो एसआईटी बनी थी, उसकी रिपोर्ट के खिलाफ ज़किया जाफरी की याचिका को खारिज करने वाले सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस एएम खानविलकर ही थे। अब वो लोकपाल बनेंगे। एसआईटी ने दंगों में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को दोष मुक्त पाया था। ज़किया जाफरी अपनी याचिका के जरिए इसे चुनौती देना चाहती थी। गौतम भाटिया कानून के विद्वान हैं, कई किताबें लिख चुके हैं। गौतम भाटिया ने कहा है कि जस्टिस खानविलकर के फैसलों की विरासत की कोई भी चर्चा 2019 के उनके एक फैसले के बिना पूरी नहीं हो सकती। यूएपीए के सेक्शन 43D(5) की व्याख्या की जानी थी। इसके तहत जमानत का मिलना बहुत मुश्किल होता है। इसमें लिखा है कि अगर चार्जशीट में या केस डायरी में पुलिस की बात प्रथम दृष्टया सही लगे तो जमानत नहीं मिलेगी। इसी बात को चुनौती दी गई। इसे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनाम जहूर अहमद शाह वटाली केस के नाम से जाना जाता है। इस एक फैसले से जस्टिस खानविलकर ने यूएपीए के केस में जमानत को तकरीबन असंभव बना दिया। क्या कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? जब सुप्रीम कोर्ट का चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव पर फैसला आया, इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया गया, तब तो सरकार ने कुछ नहीं कहा, कोई आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी तक नहीं की। और जिन फैसलों ने उसके हाथ में हथियार दे दिए, राजनीति दी, उससे जुड़े जजों को रिटायरमेंट के बाद पदों से अलग अलग स्तरों पर नवाजा गया। क्या आपको इसे लेकर कुछ भी संदेह नहीं होता? कई ऐसे किस्से हैं जो हैरान करते हैं। 2018 में जस्टिस AK गोयल जिस दिन सुप्रीम कोर्ट के जज के पद से रिटायर हुए, उसी दिन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के चेयरमैन बना दिए गए। ट्रिब्यून अखबार में रिपोर्ट छपी थी कि उसी दिन उनके बेटे निखिल गोयल को हरियाणा में अतिरिक्त महाधिवक्ता का पदभार दे दिया गया। इस इत्तेफाक का क्या जवाब है? 2019 में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने तो प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिख दिया कि रिटायरमेंट के बाद जजों की नियुक्ति पर रोक लगनी चाहिए। इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता को लेकर जनता के मन में संदेह पैदा होते हैं। अपने न्यायिक जीवन में जस्टिस खानविलकर ने कई सारे फैसले दिए ही होंगे, मगर कुछ खास फैसलों के संदर्भ में उनकी नियुक्ति की, उनके चयन की समीक्षा की जा रही है और संदेह उठ रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि संवैधानिक प्रावधानों के तहत ही कुछ पद बनाए गए हैं जो केवल रिटायर्ड जजों से ही भरे जा सकते हैं, मगर कुछ जजों की नियुक्ति को इस संदर्भ में क्यों देखा जाता है, यह बड़ा सवाल है। क्या ऐसी स्थिति में उनके फैसले संदेह के दायरे में नहीं आते? जस्टिस खानविलकर जुलाई 2022 में रिटायर हुए। रिटायरमेंट के 19 महीने बाद लोकपाल बनाए गए,
लोकपाल का पद तो जज के लिए आरक्षित है, मगर राज्यपाल और राज्यसभा की सदस्यता के लिए यह बात लागू नहीं होती है। किसी चीफ जस्टिस का रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा की सदस्यता लेना क्या किसी भी दृष्टि से अनैतिक नहीं है? क्या इसे असंवैधानिक नहीं माना जाना चाहिए? अगर अतीत में हुआ है तो क्या इस पर नजरिया नहीं बदलना चाहिए? 2019 में राम मंदिर बनाने के लिए फैसला देने वाले 5 जजों की बेंच में से 3 को रिटायरमेंट के बाद कोई ना कोई पद दिया गया। इस 5 सदस्यों में से एक सदस्य मौजूदा चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ हैं। इसी बेंच के सदस्य जस्टिस अब्दुल नजीर को आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया। जस्टिस अशोक भूषण को एनसीएलएटी का अध्यक्ष बनाया गया। जस्टिस अशोक भूषण 22 जनवरी को मंदिर के उद्घाटन के कार्यक्रम में शामिल हुए थे, उन्हें न्योता मिला था। और इस बेंच के प्रमुख यानी तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई को रिटायरमेंट होने के 4 महीने के भीतर ही राज्यसभा का सदस्य मनोनीत कर दिया गया। रंजन गोगोई को राज्यसभा का सदस्य जब मनोनीत किया गया तब भी इसी तरह के सवाल उठे थे। राम मंदिर के फैसले को लेकर परोक्ष रूप से संदेह जाहिर किया गया। जब राम मंदिर पर फैसला देने वाले 5 जजों की बेंच के एक और सदस्य जस्टिस अब्दुल नजीर को राज्यपाल बनाया गया, तब कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जेटली का पुराना बयान चलाकर याद दिलाया। Influences pre-retirement judgments. It's a threat to the independence of judiciary. ये कोई इसका उत्तर नहीं कि पहले भी हुआ है, बिल्कुल हुआ है, लेकिन हम मानते हैं कि अब काफी समय से और विशेष रूप से जिस निरंतरता से जितनी जल्दी से आजकल हो रहा है, एक सैद्धांतिक रूप से ये गलत है, ये न होना चाहिए और हम इसका विरोध बिल्कुल करते हैं सिद्धांत पे। मैं किसी व्यक्ति विशेष का विरोध नहीं कर रहा हूं, तो सैद्धांतिक रूप से निश्चित रूप से हम इसका विरोध करते हैं। और ये आपने कहा था, बार बार कहा था, सदन में कहा था, सदन के बाहर कहा था, तो उसका पालन करने के लिए अब आपका ये उत्तर नहीं हो सकता कि पहले भी हुआ था। अभी हमने हाल में और इसके उदाहरण देखे और ये अब जैसे कोई परंपरा बनाई जा रही है, और ये बिल्कुल गलत है। रिटायरमेंट के 4 महीने के भीतर रंजन गोगोई राज्यसभा चले गए। रंजन गोगोई ने अपनी जीवनी में इसे सही ठहराया है। लिखा है कि वे पूर्वोत्तर और न्यायपालिका से संबंधित मुद्दों को उठाना चाहते थे, लेकिन सच्चाई क्या है? यही है कि तकरीबन 4 साल में उन्होंने राज्यसभा में केवल एक बार बहस में हिस्सा लिया है और एक भी सवाल नहीं पूछा है। राज्यसभा की वेबसाइट पर जाएंगे तो उनके नाम के आगे आपको कुछ नहीं दिखेगा। चीफ जस्टिस के पद से रिटायर होने वाला शख्स राज्यसभा जाए और सवाल ही नहीं करे, क्या आपके मन में सवाल पैदा नहीं होता? क्या यह सब कुछ भी नहीं कहता है? क्या वाकई लोगों ने अपने दिमाग में ताला लगा दिया है? मणिपुर में हालात तो आज तक नहीं सुधरे, प्रधानमंत्री तो गए भी नहीं। रंजन गोगोई जो पूर्वोत्तर की बात उठाना चाहते थे, वहां से आने वाली खबरों पर एक शब्द नहीं बोलते। मणिपुर में एक एडिशनल एसपी को अगवा कर लिया गया, जिसके बाद पुलिस वालों ने अपने शस्त्र जमीन पर रखकर विरोध प्रदर्शन किए। मैतेई समुदाय के अधिकारी ने मैतेई समुदाय के ही एक नेता को गिरफ्तार किया, तो इसी समुदाय के एक उग्र समूह आरंबाई तेंगोल के सदस्यों ने उस पुलिस अधिकारी को अगवा कर लिया। मणिपुर पुलिस के एक अधिकारी ने हिंदू की विजेता सिंह से कहा है, उनका मनोबल कमजोर पड़ चुका है, कोई सिविल सोसाइटी ग्रुप हमारे समर्थन में नहीं आया, हम हुड़दंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, हमारे हाथ बंधे हैं। क्या कोई पूछ रहा है कि रंजन गोगोई कहां है? क्या रंजन गोगोई को पूर्वोत्तर के इस राज्य की पीड़ा नजर नहीं आती? आपको याद होगा, मणिपुर में भीड़ 2 महिलाओं को नंगा कर दौड़ा रही थी। उस वीडियो का विवरण बताना संभव नहीं है, लेकिन तब भी रंजन गोगोई इतना ही बोल सके कि इसमें बोलने के लिए कुछ नहीं है, यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या वे राज्यसभा में चुप रहने के लिए गए हैं? कभी नहीं बोलने के लिए गए हैं? कोई भी सदन में बोलने के लिए ही जाता है। रंजन गोगोई किस लिए गए हैं? सुप्रीम कोर्ट के ही एक और चीफ जस्टिस सतशिवम को रिटायरमेंट के बाद केरल का राज्यपाल बना दिया गया। जस्टिस सतशिवम ने अमित शाह के खिलाफ एफआईआर रद्द की थी अप्रैल 2023 में,
तुलसीराम प्रजापति के केस में उनके खिलाफ दूसरी एफआईआर हुई थी, जिसे रद्द कर दिया गया। 3 सितंबर 2014 को द हिंदू के जे वेंकटेशन से रिटायर्ड जस्टिस सतशिवम ने कहा कि उस समय यानी 2013 में किसी को पता नहीं था अमित शाह बीजेपी के अध्यक्ष बनेंगे और हमने अमित शाह को क्लीन चिट नहीं दिया। उन्हें इस बात का दुख था कि पूर्व चीफ जस्टिस को लेकर इस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। चीफ जस्टिस सतशिवम से पहले भी 4 जजों को रिटायरमेंट के बाद राज्यपाल बनाया जा चुका था। क्या हर ऐसी घटना का यही जवाब होगा कि पहले भी होता रहा है? तो क्या पहले जो होता था वो सही था? क्या अब जो हो रहा है वह भी सही है? संदेह के परे है। इस पूरी प्रक्रिया में सुधार की जरूरत लगती है। हो सकता है कि कई जजों की नियुक्ति जरूरत और योग्यता के आधार पर होती है और अनिवार्य भी लगती है। सभी नियुक्तियों को लेकर ऐसे संबंध स्थापित करना उचित भी नहीं, मगर न्यायोचित क्या है? क्या ऐसे जज को सरकारी पद लेने चाहिए जिनके फैसलों ने सरकार को बड़ी छूट दी, जिनका एक राजनीतिक महत्व है, जिनके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं? इन फैसलों को संदेह से बचाने के लिए जरूरी है कि कुछ सीमाएं निर्धारित कर दी जाएं, खासकर चीफ जस्टिस के संदर्भ में। पहले होता था तो क्या हुआ? क्या अब भी इसी आधार पर होते रहना चाहिए? क्या यह गलत और सही का सही आधार है? खुद अदालतें कहती हैं न्याय होना नहीं चाहिए, बल्कि होते हुए दिखना चाहिए। जिस तरह से जस्टिस खानविलकर को लेकर चर्चा हो रही है, उनके फैसलों को लेकर, वह न्याय के दिखने के सिद्धांत को संदेहास्पद बना सकती है। मोदी सरकार के दौर में लोकपाल की क्या भूमिका रह गई है, आप बेहतर जानते हैं। नहीं जानते हैं तो यह सबसे अच्छी बात है। आप गुलशन की बर्बादी के बाद भी मस्त रहने वाले प्राणी हैं। मस्त रहिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।